दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा कौन से विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है। भूगोल यानी ज्योग्राफी विषय के, ध्यान रखें, ठीक है। सीसेट के किस सेगमेंट के अंतर्गत आता है ज्योग्राफी? तो यह सीसेट के सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें, सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र 2 जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है। इसमें शामिल जो भूगोल का सेगमेंट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी विगत वर्षों में सीटेट के एग्जामिनेशन में किस तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है, किस खंड से किस प्रकार के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, इनके आंसर देने में आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना होगा, ऐसे सभी टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा भी करते हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम उन प्रश्नों को देखते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले भूगोल से जुड़े हुए उन प्रश्नों को देखते हैं। आज पहला प्रश्न है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है शिलोंग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर, ईटानगर पासीघाट या मनाली लेह। देखिए, इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मनाली लेह। दरअसल मनाली और लेह का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करने के क्रम में बॉर्डर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अलग अलग प्रकार से सड़कों का निर्माण किया है। ये सड़कें इस जो दुर्गम क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, मनाली से लेह तक का जो रास्ता है वह बहुत ही दुर्गम है। इस दुर्गम रास्ते को सुगम बनाने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उमलिंगला का नाम आपने सुना ही होगा। उमलिंगला दरअसल यह सबसे ऊंची सड़क है जो पूर्वी लद्दाख के आसपास, आपने इसका नाम सुना होगा। यह सबसे ऊंची सड़क है जिसका निर्माण किसने करवाया है? BRO ने कराया है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि यह क्षेत्र सड़क से यदि हम समुद्र तल से यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 19,000 फीट की डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मनाली लेह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग खालिस्तान बनाते हैं। आपके पास ऑप्शन है स्थायी बस्तियां, अस्थायी बस्तियां, अर्धस्थायी बस्तियां, न स्थायी बस्तियां और न ही अस्थायी बस्तियां। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है वह सीटेट 2021 में पूछा गया था और इस प्रश्न को सीटेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हम हमारे निवास के लिए, आवास के लिए क्या बनाते हैं? बस्तियों का निर्माण करते हैं। और हमने कल इसमें डिटेल से चर्चा भी की थी कि बस्तियां कितने प्रकार से हो सकती हैं। तो बस्तियां कई प्रकार से हो सकती हैं। जैसे हम बात करें यदि मनुष्य के रहने के योग्य किन किन स्थानों का वह चयन करता है, तो सबसे पहले मनुष्य क्या करता था? आखेट करता था, पशुचारण करता था और फिर वह जंगलों में निवास करता था। लेकिन फिर जब उसने इन सारी चीजों को या इन प्रवृत्तियों को छोड़ना शुरू किया, यानी कंदमूल फल के अलावा जब वह फसल उपजाने लगा, तो फसल को उपजाने के लिए उसे एक खास स्थान पर रहना पड़ा, यानी स्थायी बस्तियां बनानी पड़ी। स्थायी बस्तियां कैसे? कि वे एक ही स्थान पर रहते थे, वहीं पर कृषि योग्य फसलें उगाते थे और फिर उसका उपभोग करते थे। ठीक है, तो इस क्रम में वे कैसी बस्तियों में रहने लगे? स्थायी बस्तियों में रहने लगे। लेकिन उससे पहले जब मनुष्य स्थानांतरण कृषि करता था या स्थानांतरित कृषि करता था, जिसे हम झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं, कि एक स्थान पर जंगलों या पेड़ों को हटाकर वहां पर कृषि करना, फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर फिर पेड़ों और जंगलों को हटाकर वहां पर कृषि करना। इस प्रकार से जो जनजाति थी, ये जो क्षेत्र थे जहां लोग निवास करते थे, अन्य लोग भी वे खानाबदोश कहलाते थे और वे आखेट करते थे, चाहे वे गर्म या ठंडे स्थान हो, घने जंगलों में निवास करते थे। तो इन्होंने अस्थायी बस्तियां बसाई थी। क्यों? क्योंकि इन्हें एक समय के बाद उस स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित होना था। उन्हें क्या करना था? ऋतु प्रवास करना था। ऋतु प्रवास जो करते हैं, यानी जब गर्मी पड़ती है तो कहाँ पहुंच जाते हैं अपने पशुओं को लेकर? पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में जहां पर ठंड होती है,
और जब जैसे ही शीत ऋतु आती है तो वे वापस से अपने पशुओं को लेकर मैदानी क्षेत्रों में वापस आ जाते हैं। इसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, यानी जब व्यक्ति या लोग अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करें तो वे स्थायी बस्तियां नहीं बसा सकते। ऐसे में वे कैसी बस्तियों में रहते हैं? अस्थायी बस्तियों में। तो इस तरीके से इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें कि परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास, ये किन लोगों के बीच अधिक प्रचलित थी? जो लोग अस्थायी बस्तियां बसाते थे। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास या ऋतु प्रवास। यह प्रश्न सीटेट 2020 में पूछा गया था। सीटेट 2020 में ध्यान रखिएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या चर्चा की, इसमें इस चर्चा के क्रम में हमने क्या लाया कि जो मनुष्य हैं या जो लोग हैं वे अपने पशुओं के साथ क्या करते थे? चारागाहों की खोज के लिए, क्योंकि पशुओं के लिए चारा की भी आवश्यकता होती है, तो इनकी खोज के लिए क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, जिसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अमूमन गर्मी और शीत ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में ये ऋतु प्रवास के जरिए मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, और जब वापस से ठंडी वाला क्षेत्र समय आता है या शीत ऋतु आती है तो वे पहाड़ों से कहाँ जाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस पूरी यदि हम इस बात करें कि इस घटना को क्या कहते हैं, मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? मौसमी, जैसे हमने भी देखा कि शीत और ग्रीष्म ऋतु में ही ऐसा होता है। तो इस वजह से, क्योंकि हमने देखा दो मौसम है, ग्रीष्म और शीत, तो इस वजह से क्या कहा जाता है? इसे मौसमी प्रवास और इसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुजीय महामार्ग निम्नलिखित में से किनको जोड़ता है? हमारे पास ऑप्शन है ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन बी दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। ऑप्शन सी है अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली। और ऑप्शन डी है कोलकाता, पुणे, दिल्ली, मुंबई। यह प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया था। देखिए जब भी स्वर्णिम चतुर्भुज की बात आती है, स्वर्णिम चतुर्भुज यह दरअसल कुछ महानगरों को आपस में कनेक्ट करने की एक योजना थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू करने की बात कही थी। तो ध्यान रखिएगा, जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है यह महत्वपूर्ण 4 महानगरों को आपस में कनेक्ट करने की बात थी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल है। आइए इसे इमेज में देख लेते हैं। ये है हमारी इमेज गोल्डन ट्रायंगल के लिए। देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और देखिए जब हम इसे एक रेखा के जरिए मिलाते हैं तो ये क्या चतुर्भुज का आकार ले लेता है। इस वजह से कहा जाता है इसे स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे मिलाने पर ये कैसा आकार ले रहा है? चतुर्भुज के समान। इस वजह से इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से यदि हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलॉइड क्या कहलाते हैं? या ब्रोमीलॉइड किस वजह से फेमस है? ठीक है, यह प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया था। देखिए जब भी अमेज़न जंगल की बात आती है तो ध्यान रखें, अमेज़न का जो इलाका है, अमेज़न जंगल का जो इलाका है वह अमेज़न नदी के साथ साथ इसकी प्रमुख सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में विस्तारित है। अमेज़न के जंगल अपने आप में पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से उत्पादित होने वाली जो ऑक्सीजन है वह काफी बड़ी मात्रा में है। और अमेज़न के जंगल जैव विविधता के लिहाज से भी सबसे महत्वपूर्ण और परिपूर्ण क्षेत्र कहलाते हैं। ध्यान रखें अमेज़न है कहां पर? अमेज़न बेसिन यानी अमेज़न नदी के आसपास वाले रीजन की बात की जा रही है। अमेज़न क्षेत्र की बात करें, यह कहां पर है? यह है दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील अमेज़न के जंगल से काफी रिच क्षेत्र है। ठीक है, अब हम अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले ब्रोमीलॉइड की बात कर लेते हैं। दरअसल ब्रोमीलॉइड एक प्रकार का
आप कह सकते हैं पेड़ है, उस पेड़ में इस तरीके से पत्तियां होती हैं जो जल को संरक्षित करके रखती हैं। जल के संरक्षण के लिए वे पत्तियां या ये पौधे, ये पेड़ जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन पौधों का मुख्य कार्य क्या है कि ये अपनी पत्तियों में जल को संचित करके रखते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है। बी ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति है। सी ऑप्शन है पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। और ऑप्शन डी है घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छत होती है। तो अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलॉइड के बारे में खास बात क्या है कि ये वे पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करके रखते हैं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। अब आपने सीटेट के इन प्रश्नों में क्या देखा कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आवास से संबंधित, बस्तियों से संबंधित, इस रीजन से संबंधित, उनमें हम पूरे विश्व को कवर करने वाले हैं, यानी इसमें वैश्विक प्रश्न भी हैं। क्यों? क्योंकि अमेज़न बेसिन के बारे में भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप संसाधन पढ़ेंगे, जब भी आप मानव बस्तियां पढ़ेंगे या आप आसपास के पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे या आप पढ़ेंगे किनके बारे में कि मार्ग कौन कौन से हैं, यानी परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, तो महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्रों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इन प्रमुख जो भी संदर्भ क्षेत्र थे, स्थान थे, लोकेशन थी, महानगर थी, इन सभी के बारे में इनमें चर्चा की गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ इन सभी के बारे में जानना क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो आज हमने कुछ खास प्रश्नों पर चर्चा की जो प्रीवियस ईयर से संबंधित थे। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ अन्य खास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।